Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जज रही सास की बहू ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि मौत दम घुटने से हुई, लिगेचर मार्क गले पर मिले, यानी ये फंदे से और फंदे के कसने की वजह से मौत हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के जिस्म पर कुछ जख्मों के निशान मिले। अब ये निशान कहाँ से आए, ये एक पहेली है। लेकिन इन जख्मों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आपको डिटेल बताएं उससे पहले भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब, संजय कुमार उनका नाम है, उन्होंने जो कुछ कहा मैं चाहता हूँ कि आज आपको भी सुनाऊं। उसकी वजह ये है कि एक केस जिसका भी आगाज़ नहीं हुआ, अभी जांच उस मकाम पर नहीं, और उसकी वजह यह है कि इस केस में दो आरोपी हैं। एक ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह और दूसरा जज रही सास ग्रिबाला सिंह। पति 8 दिन हो गए फरार है, तो पूछताछ तो हुई नहीं। और जो जज रही हैं ग्रिबाला सिंह, वो 8 दिन से भोपाल में हैं, मीडिया से बात कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। लेकिन भोपाल पुलिस को अभी तक ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो जाकर उनसे पूछताछ कर सकें। गिरफ्तार तो कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली है, लेकिन पूछताछ भी नहीं की। जबकि जो FIR दर्ज है उसमें आरोपी नंबर 1 में ग्रिबाला सिंह का नाम है, दूसरे नंबर पर पति का नाम है। अब क्या मजबूरी है भोपाल पुलिस की, पता नहीं। लेकिन भोपाल के पुलिस कमिश्नर से हमारे जो रिपोर्टर हैं भोपाल में, रवीश पाल सिंह, उन्होंने जाकर बातचीत की थी और कमाल की बातचीत है। अभी 2 मुख्य आरोपी से बातचीत हुई नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरसरी आई है, अभी विसरा और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई। जिस्म पर जख्मों के निशान मिले और जब उनसे पूछा गया कि ट्विशा की मौत कैसे हुई, परिवार वाले अब भी सड़क पर हैं, मांग कर रहे हैं इंसाफ की, दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की। तो बिना जांच को अंजाम तक पहुंचाए, बल्कि यूं कहें कि जांच तो शुरू हुई नहीं, कमिश्नर साहब पता है क्या कहते हैं कि नहीं, ये मामला सीधे सीधे हत्या का है ही नहीं, ये है। तो पहले तो कमिश्नर साहब या जो हत्या का मामला है उस पर क्या कह रहे हैं आप वो सुन लीजिए। नहीं, अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है। तो इसे क्या माना जाए, ऐसा आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें? नहीं, आसान शब्दों में कि ये मामला है, हत्या का मामला नहीं है। परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफ़ी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम में अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के। नहीं, वो क्या है कि ये PM रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमॉर्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये मामला है। अब किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जख्मों के निशान मिले, तो उनका जवाब था कि जख्मों के निशान तो मिले पर जख्म ऐसे नहीं जिससे ट्विशा शर्मा की मौत हो सकती थी, ये बड़े मामूली जख्म के निशान हैं। लेकिन सवाल तो है कि अगर वो खुद ही मरने जा रही है तो ये जख्मों के निशान कहाँ से आए, और ये एंटीमॉर्टम है, यानी उसकी मौत से पहले के जब वो जिंदा थी। तो जख्मों के निशान पर भी उनकी आप बातचीत सुन लीजिए। सिंपल इंजरीज हैं, वो ऐसी इंजरी नहीं है कि जिससे किसी का मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, वो सिंपल इंजरी हैं। हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फिर पुलिस कमिश्नर साहब से पूछा गया कि जिस फंदे को बनाया गया था, एक बेल्ट या इलास्टिक या रस्सी जो भी कहें, हालांकि उन्होंने बेल्ट शब्द यूज़ किया कमिश्नर साहब ने, तो वो आपने क्राइम सीन से उठाया, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को नहीं दिया। पोस्टमार्टम जहाँ हुआ वहाँ भी नहीं दिया, ताकि जो गले में लिगेचर मार्क मिला है आप उससे उसका मिलान कर सकें। तो पता है कमिश्नर साहब का जवाब क्या था कि जी ऐसा नहीं है, क्राइम सीन से हमने बेल्ट तो उठा लिया, हमने उसको मालखाने में रख दिया था, हमने सील उसको करके रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस भूल गए थे उस वक्त देना, पर बाद में दे दिया और लिगेचर मार्क मिल भी गया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था। सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, किसी कारण से वो बेल्ट उस समय नहीं भेजी जा सकी थी, उसकी हम अलग से इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो बेल्ट हमने भेजी और वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। वो जो बेल्ट हमने भेजा तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट भी पूरी तरह पीएम रिपोर्ट से मेल खाती है, उसे इन्वेस्टिगेशन पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सर ये जो लिगेचर है उसकी रिपोर्ट में क्या इस बात के सबूत मिल गए हैं कि जो निशान थे त्विषा के गले पे वो उसी के थे? हाँ, उसी बेल्ट के वो मैच हुआ है डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार। तो अब तक तो आपने सारी बात सुन ली। अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल था। त्विषा की मौत 12 अप्रैल की रात हुई, करीब 10 बजे के आसपास की बात होगी। परिवार वालों को खबर मिली। अब परिवार भोपाल से दूर नोएडा में है। सुबह सुबह पूरी फैमिली भोपाल पहुंच गई। अब उनके भाई, माँ, बहन, पिता सब वहीं। अब वो वहाँ के पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे त्विषा की मौत हुई है और ये मर्डर है और आप एफआईआर लिखिए, या मर्डर ना भी लिखिए कम से कम एफआईआर तो लिखिए, क्योंकि उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है। सवाल ही नहीं है कि पुलिस उनकी बात सुनती। वो गिड़गिड़ाते रहे, गुहार लगाते रहे, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पूरा दिन बीत गया, अगला दिन आया, अगले दिन भी बीत गया, एफआईआर नहीं लिखी। इसके बाद एफआईआर 15 तारीख की रात 2:36 पर लिखा जाता है। अब ये सोचिए कि एक मौत, शादी को सिर्फ 5 साल हुए हैं और उस पर एक बेसिक एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है। और लिख कब रही है जब तीसरा दिन आ गया और रात के 2:36। सवाल ये ऐसी क्या मजबूरी थी कि देर रात आप 2:36 पर एफआईआर लिख रहे हैं, जबकि परिवार आपके थाने के आगे पीछे मंडरा रहा है, बेचारा गिड़गिड़ा रहा है। तो जब कमिश्नर साहब से पूछा गया कि ये एफआईआर लिखने में इतनी देरी क्यों, तो गजब का जवाब दिया उन्होंने कहा हमारी जो पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर है उसमें तो ये है कि ऐसे मामलों में 1 महीने तक एफआईआर लिखा जाता है, हमने तो बड़ी जल्दी लिख दी। सुनिए, एफआईआर में देरी नहीं हुई। एफआईआर में तो देखो हमने 2 दिन में ही जांच करके एफआईआर कर ली थी, जबकि अगर आप पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर देखोगे तो इस तरह के केसेज में 1 महीने का टाइम दिया जाता है जांच करने को। आप इस केस को दूसरे केसेस से कंपेयर करो, इसमें तो बहुत जल्दी एफआईआर हुई है। तो उनके हिसाब से तो बड़ी जल्दी एफआईआर लिखा गया इस मामले में। अब उन्होंने ये तो कहा कि सर्कुलर के हिसाब से 1 महीने के अंदर हम लिख सकते हैं, लेकिन यही कानून ये भी कहता है कि ऐसे मामलों में जिस तरह का मामला त्विषा का है, ये एक सीरियस कैटेगरी, गंभीर श्रेणी का अपराध है। इसमें जितनी जल्द से जल्द हो सके पुलिस को एफआईआर लिखना चाहिए। अगर देरी होती है तो जानते हैं क्या होता है, आगे चलकर कोर्ट में और फिर जांच में संदेह यानी डाउट का लाभ मिल जाता है। तो जब इतना सीरियस क्राइम है तो भी आप कह रहे हैं कि हमने तो जल्दी की, लेकिन 3 दिन तक आपने एफआईआर नहीं लिखा। यही नहीं रुकते हैं कमिश्नर साहब। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि अच्छा चलिए, त्विषा का पति 8 दिन हो गया, अभी भी फरार है, मिल नहीं रहा है, पकड़ क्यों नहीं पा रहे? जानते हैं उनका जवाब क्या था? पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि कई बार बड़े बड़े अपराधी बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं और कई बार ऐसे मामलों में लेट हो जाता है, पर हम पकड़ लेंगे। सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखो क्या होता है, कई बार समय लग जाता है गिरफ्तारी करने में, चाहे अपराधी छोटा हो बड़ा हो। कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, तो ये इंडिविजुअल केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी पकड़ने की। तो ये सारी बातें तो आपने सुन ली। अब सोचिए कि एक केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन जिस तरीके से भोपाल पुलिस का रवैया, ऐसा लगता है बस इस केस को निपटाने में ही लगे हुए हैं। जो जज रही हैं गिरिबाला सिंह, जब इन्होंने अग्रिम जमानत ली, एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के तौर पर उनका नाम है, तो यहाँ ये होता है कि एक पुलिस जिसे पता है इस केस में पूछताछ करनी है, और पूछताछ अगर सिर्फ पूछताछ ही करनी है तो पूरे देश में हर एक को जिस पर शक है आप बुलाइए, पूछताछ कीजिए, जाने दीजिए, तो फिर पुलिस गिरफ्तार क्यों करती है? इसलिए कि उनके कंट्रोल सिचुएशन में पूछताछ होती है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने मान लीजिए कि अग्रिम जमानत ले भी ली, अब भोपाल पुलिस गिरफ्तार तो कर नहीं सकती, कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो क्या भोपाल पुलिस का ये फर्ज नहीं था कि कोर्ट के इस फैसले को वो ऊपरी अदालत में चैलेंज करते कि आप इसकी अग्रिम जमानत खारिज कीजिए क्योंकि हमें पूछताछ करनी है?
जो दूसरा आरोपी है वो भागा हुआ है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, और जो मेन है वो घर में ही है, मीडिया से बात कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो भोपाल पुलिस ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया कि ये ज़मानत गलत है, आप इसको खारिज कीजिए, हमें इन्हें गिरफ्तार करना है, हमसे इनसे पूछताछ करना है। चलिए, चैलेंज नहीं किया, गिरफ्तारी पे रोक है, पूछताछ पे तो रोक नहीं है। 8 दिन हो चुके हैं, 12 तारीख को ट्विशा की मौत हुई थी, आज 20 है। 8 दिनों में भी भोपाल पुलिस ने एक बार जज रह चुकी ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ नहीं की है। अगर कोई आम सास ससुर होता, आम महिला होती, आम लोग होते, तो क्या पुलिस का रवैया ऐसे ही होता? वो तो पूरे के पूरे घर को उठा के ले जाती। लेकिन यहाँ सवाल है कि भोपाल पुलिस पर डर क्यों रही है? क्योंकि मामला एक एक्स जज का है, इसलिए यह बात कुछ और है। 8 दिन से एक वकील है जो पति है समर सिंह, भागा हुआ है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। वैसे तो बड़े बड़े दावे हैं कि बड़े अपराधी को भी हम जल्दी पकड़ लेते हैं, वो तो कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं है, शायद इससे पहले का उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो भी वो हाथ नहीं आ रहा। तो इसको क्या कहेंगे आप? कुल मिलाकर लगता ऐसे ही है कि जैसे ट्विशा की मौत के मामले को सिर्फ और सिर्फ भोपाल पुलिस निपटाने में लगी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो गले पर निशान मिले हैं बेल्ट के, इसके अलावा हाथों पर नील, बाईं ऊपरी बाह पर अलग अलग किस्म के 3 नीले रंग के नील पड़े हुए हैं। अब अगर बेल्ट या फंदा कसा भी है तो हाथों में तो होगा नहीं, तो हाथों पर ये नील क्यों और बाहों पर क्यों? दूसरा, कलाई के पास चोट, बाएं हाथ के लगभग, लेफ्ट फोरआर्म पर कलाई से थोड़ा सा ऊपर चोट के निशान है और एक लाल रंग का नील है। उंगली पर चोट, दाहिने हाथ की जो उंगली है, रिंग फिंगर, उसके जोड़ पर चोट के निशान मिले हैं। सिर पर अंदरूनी चोट है। अब ट्विशा वहाँ गिरी नहीं, और सिर पर अंदरूनी चोट का मतलब फिर क्या माना जाए? फिर ये भी इसमें लिखा है कि ये सारी चोटें इतनी भी गंभीर नहीं है जिससे किसी की जान जा सकती, ये किसी ब्लंट फोर्स की वजह से हो सकती है। यानी अगर ये समझें आसान शब्दों में तो शायद मारने से, हमला करने से, किसी चीज़ से मारने से भी ये चोटें आ सकती हैं। अब सवाल ये है कि अगर ट्विशा खुद चली गई मरने, तो ये मौत से पहले के चोट के निशान कैसे आए, किसने दिए? पर इस जांच से पहले ही भोपाल पुलिस ने ऐलान कर दिया। अब यहां तक तो बात ठीक है। एक सीसीटीवी कैमरा आखिर में जो लास्ट था वो आया था ट्विशा का 12 अप्रैल कि वो सीढ़ियों के रास्ते छत पर जा रही है। अब ये क्लियर हुआ कि उसके हाथ में एक चीज़ दिखाई दे रही है। असल में वो चीज़ एक हेडफोन है। अब ये बताइए कि ट्विशा छत पर जा रही है मरने के लिए और हाथ में हेडफोन लिए हुए। एक शख्स जो मरने जा रहा है वो हाथ में हेडफोन क्यों लेकर जाएगा? इसका क्या मतलब होता है? और जब वो इस कैमरे से ऊपर गई उसके बाद 1 घंटे के अंदर सब कुछ हुआ है। जो दूसरी तस्वीर परेशान करती है वो ये कि यही जज रही गिरिबाला सिंह उस कैमरे में जब ऊपर शायद समर्थ अपने 2 दोस्तों के साथ उसका सीना दबाकर उसे शायद सांस वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे सीपीआर देते हैं। और तब यही जज रही गिरिबाला सिंह उस सीढ़ी के ऊपर आती हैं। उस सीढ़ी के बराबर में एक कमरा है, उस कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं और अंदर चली जाती हैं। उनसे मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर, 10 सीढ़ी ऊपर उस वक्त ट्विशा पड़ी है। उनका बेटा भी वहीं पर है और वो एक पल के लिए ऊपर नज़र उठाकर भी नहीं देखती। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई कैसे ऐसे बेफिक्र हो सकता है। और थोड़ी देर के बाद फिर उसी दरवाजे से वो बाहर निकलती हैं, हाथ में बैग है और इस बार वो ऊपर देखती हैं, देखने की जहमत उठाती हैं, लेकिन पल भर के लिए। रिएक्शन कोई नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो कोई उसमें ये नहीं है कि क्या हुआ, और बस ऊपर देखा, एक सरसरी नज़र और फिर नीचे सीढ़ी से निकल गई। ये सीसीटीवी कैमरा इस बात की चुगली खा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये है कि सच्चाई तक आप तब पहुंचेंगे ना जब पहले ढंग से आप जांच करेंगे और पूछताछ करेंगे। 8 दिन हो गए और 8 दिन में इस केस के उस घर में 2 आरोपी हैं और दोनों में से किसी से पूछताछ नहीं है। एक तो चलिए भागा हुआ है, फरार है, पूछताछ आपके हाथ में नहीं है। दूसरी तो आपके सामने है, घर में है, कोई मुश्किल नहीं है। इतना तो पूछताछ कर सकते थे कि 12 अप्रैल की रात को उस घर में क्या हुआ,
लेकिन पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। खुद जज रही ग्रेवाला सिंह अपने सामने आती है, मीडिया को बुलाती है। और कमाल ये है कि उस घर से 4 किलोमीटर की दूरी है उस एम्स की, जिसकी मॉर्चरी में, मुर्दा घर में पिछले 8 दिनों से त्रिशा की लाश अब भी पड़ी है। एक कहते हैं ना, एक पुराना वो है मुहावरा या डायलॉग कि अभी तो चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई। यहाँ तो अभी त्रिशा की चिता सजी ही नहीं है, क्योंकि अभी भी मुर्दा घर में है। अभी अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसके परिवार वाले इंसाफ की लड़ाई को लेकर सड़कों पर है उसी भोपाल के, और उनकी मांग है कि पहले उन्हें इंसाफ मिले, त्रिशा की मौत का सच सामने लाओ। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, दोबारा पोस्टमार्टम कराओ, इन लोगों को गिरफ्तार करो। वो मांगे पूरी हुई नहीं। हालांकि आज फैमिली वाले वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिले, मध्य प्रदेश के, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। मुर्दा घर में लाश पड़ी हुई है। जज रही सास के घर से 4 किलोमीटर दूर पिछले 8 दिनों से डेड बॉडी उन्हीं की अपनी बहू की पड़ी हुई है, और उधर वो मीडिया के सामने अपनी उसी बहू की, जिसे अभी चिता भी नसीब नहीं हुई, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि सोचकर लोग हैरान हैं कि मेरी बहू ड्रग्स लेती थी, मेरी बहू का चरित्र ठीक नहीं था, उसके कोख में पल रहा जो बच्चा था उसका ऑपरेशन करा लिया, हमें पता नहीं है। अब एक मुर्दा तो अपनी सफाई देने के लिए सामने नहीं आएगा, लेकिन एक होता है ना कि कई बार कहते हैं कि चलो थोड़ा वक्त बीत जाए तो फिर बोलो। यहाँ तो अभी लाश शमशान तक नहीं पहुँची है, और वो सारी बातें क्यों? और दूसरा फिर कि मेरा परिवार आर्मी में रहा, मैं एक शहीद की विधवा हूँ, तो दूसरी तरफ आप हमदर्दी भी ले रही हैं। शायद उन्हें पता है कि कानून के साथ साथ भावनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, और कानून की ABCD उनसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि जज रही हैं। तो इसलिए वो सारी बातें अभी से कह रही हैं। अब सवाल ये है कि एक जज को ये पता होना चाहिए कि इस देश में ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स लेना, और उस ड्रग्स को खरीदने या लेने वाले की अगर किसी को जानकारी और वो खामोश रहता और पुलिस या नारकोटिक्स को इन्फॉर्म नहीं करता, तो वो भी बराबर का दोषी है। जैसे अगर आप एक मर्डर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस मर्डर की साजिश में आप शामिल हैं, आप सिर्फ खड़े हुए हैं क्राइम सीन पर और आपके सामने मर्डर हो रहा है और आप देख रहे हैं, आप खामोश हैं, आप पुलिस के पास भी नहीं जा रहे हैं, तो आप भी बराबर के गुनहगार हैं। तो यहाँ आप एक जज रही, आज आपको जब आपकी बहू की मौत हो गई और उसकी मौत की आंच आप तक पहुँचने वाली है, तब आप खुलकर कह रही हैं कि आपकी बहू एक नशेड़ी थी, ड्रग्स लेती थी। अगर ये जानकारी थी तो फिर आप पहले पुलिस के पास क्यों नहीं गई? जब वो ड्रग्स ले रही है, इसका मतलब ड्रग्स खरीदा जा रहा है। तो जब ड्रग्स खरीदा भी जा रहा है, तो इस खरीद फरोख्त और लेने, उसका सेवन करने की पूरी जानकारी होने के बावजूद आपने ये जानकारी अपने तक रखी, आपने पुलिस तक इन्फॉर्म नहीं किया। एक आम नागरिक का फ़र्ज़ है, और आप तो खैर कानून की विद्वान और जानकार रही हैं, तो आपको बताना नहीं चाहिए था, ये फ़र्ज़ नहीं था। लेकिन अब सारी बातें हो रही हैं उसके कैरेक्टर को लेकर, अबॉर्शन को लेकर, पेट में बच्चा किसका था उसको लेकर, सारी बातें। लेकिन सामने वाला जिंदा हो तो वो सफाई देने आएगा, पर यहाँ तो वो है नहीं, तो सफाई कैसे देगी? तो यही चल रहा है, और भोपाल पुलिस की पता नहीं क्या मजबूरी है। हालांकि इस पूरी कहानी में एक चीज़ और है, और वो ये है कि आखिरी वक्त में 12 अप्रैल की रात जब वो अपनी माँ से बात कर रही थी, उसके दौरान में एक चैट भी सामने आया, और उस चैट में वो बता रही है कि समर्थ में, यानी मेरा पति, ये लोग मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, बेइज्जत करते हैं, और बस मैं क्या करूं। और माँ समझा रही है, त्रिशा की माँ, कि बेटा अभी शायद मूड ख़राब होगा दामाद जी का, समर्थ का मूड अच्छा होगा तो बात कर लेंगे। यहाँ त्रिशा की माँ और त्रिशा की फैमिली की भी गलती मैं मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि 2 चीज़ें हैं। एक लड़की की जब शादी होती है और वो ससुराल जाती है, ससुराल में अगर उसे तंग किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो एक पहलू तो ये होता है कि वो लड़की अपने माँ बाप से ये बात शेयर नहीं करती, ये सोचकर कि माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मेरी शादी की, अब ससुराल में अगर मैं परेशान हूँ फिर अपने घर वालों से शेयर करूँ तो वो भी परेशान होंगे खामोखा, तो वो सारे दुख दर्द अकेले सहती है। एक दूसरी ऐसी बहू होती है जो अपने घर वालों को कहती है कि मेरा ससुराल में मुझे तंग किया जा रहा है, मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे बुला लो। तब घर वाले ये सोचते हैं कि कहाँ अब इसकी शादी हो गई, फिर वापस बुला लूँ।
फिर क्या होगा, समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगा, शादी टूट जाएगी तो क्या होगा। तब वो अपनी बेटी को इस तरह से समझाते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। और इसी एडजस्ट के चक्कर में न जाने ऐसी कितनी बहुएं मारी जाती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी दोनों तरफ से है कि अगर ऐसी बेटियों को ससुराल में तकलीफ़ होती है तो अपने माँ बाप से शेयर करें, ये ना सोचें कि वो परेशान होंगे। और वो माँ बाप भी जिन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी पर ससुराल में जुल्म हो रहा है तो उसे मरने के लिए यूं न छोड़ दें, बल्कि उसे अपने पास बुलाएं और फिर कोई रास्ता निकालें। आज जब हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, चांद सितारों की बातें कर रहे हैं, आज भी पता नहीं सुनकर आप में से कितनों को अफसोस हो या फिर चौंकें कि इस तरक्कीशुदा दौर में भी आज हमारे देश में हर साल 7 से 8 हज़ार बहुएं मर जाती हैं। हर दिन एवरेज 18 से 20 पर डे 18 से 20 बहुएं ससुराल में मारी जाती हैं, मार दी जाती हैं या खुद मर जाती हैं। 18 से 20 कोई कम फिगर नहीं है, छोटा मोटा। ये सोच कर कि आज हम किस दौर में जी रहे हैं, ये बाबा आदम के ज़माने के दौर की बात नहीं हो रही है। एक ज़माना था जब डॉरी डेथ और बाकी चीज़ें होती थी, तब तो न मीडिया, न सोशल मीडिया, न इतनी अवेयरनेस, न तब इतनी पढ़ाई लिखाई जो आज के दौर में है। लेकिन इतना होने के बावजूद, इतने पढ़ने लिखने के बावजूद अगर 18 से 20 बहुएं आज भी हमारे देश में हर रोज़ मर रही हैं और मारी जा रही हैं, तो इससे अफसोसनाक बात क्या होगा। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों पहलुओं को ध्यान रखें। जो बेटियां ससुराल में हैं, तकलीफ़ है तो माँ बाप से शेयर करें, और माँ बाप को जैसे ही पता चले वो फ़ौरन उनका ख्याल करें, उन्हें अपने पास बुलाएं। सिर्फ ये करने से ना मालूम ऐसी कितनी बहुओं की और बेटियों की जान बच जाए। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।